नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 29 नवंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे लिए 5 आर्टिकल्स हैं, जिसमें फर्स्ट आर्टिकल रहेगा महंगाई से संबंधित कि किस तरीके से अभी का जो विंटर सीजन चल रहा है उस टाइम पे सब्जियां सस्ती रहती हैं, वो महंगी हो रही हैं, उसके पीछे वजह क्या है, लास्ट में जानेंगे इस मुद्दे को। दूसरा ये आर्टिकल है मेक द हाउस वर्क। पार्लियामेंट का सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है, विंटर सेशन। तो इस सेशन को हम कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, इसमें रूलिंग पार्टी का तो रोल होता ही है, साथ साथ में ओपोजिशन पार्टीज़ को भी अपनी तरफ से अपनी ड्यूटीज़ को भूलना नहीं चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में देखेंगे इस आर्टिकल को। फिर एक आर्टिकल यहाँ पर है न्यू होराइजन कि अभी बांग्लादेश और नेपाल को डेवलपिंग कैटेगरी के जो नेशंस हैं उनमें डाल दिया गया है, बजाय कि पहले जो इनका स्टेटस था लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे साउथ एशिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। और इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया और पाकिस्तान अपने रिलेशंस को कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर एक आर्टिकल ये वाला देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि जो साइंस है वहाँ पर एथिक्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया जा रहा है कि एक लेडी जिन्होंने अपनी पूरी जिनका शरीर बहुत हद तक काम आया, जिनकी बॉडी सेल्स में बहुत हद तक काम आई साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, बहुत सारे रिसर्चेस करने में, इवन बहुत सारे सक्सेसफुल अचीवमेंट्स अब कहो तो एक जैसे कोविड का वैक्सीन भी है तो भी उन्हीं की देन है, उन्हीं की बॉडी की जो सेल्स हैं उनसे इतना कुछ डेवलप हो पाया, जिनका नाम है हेनरीटा लेक्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे क्या इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक तरीके से साइंटिफिक टेम्पर की हम बात करते हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें आर्टिकल 51A में, तो क्या इश्यूज है वहाँ पर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 आर्टिकल्स हैं, इनको सबको एक दो तो हम समरी लेंगे, बाकी डिटेल में। सबसे पहला आर्टिकल है न्यू होराइजन। देखो, बांग्लादेश और नेपाल ये दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं, हमें पता है। इनको अब डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में डाल दिया गया है और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन अचीव किया है इन दोनों कंट्रीज़ ने। और ये अप्रूवल कौन देता है, ये देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के बेसिस पे होता है। और ये अप्रूवल UNGA कब लेता है, कब देता है, या कब ये रेजोल्यूशन पारित होता है, जब रिकमेंड किया गया हो इकोसोक के द्वारा, दैट मीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और इसकी एक कमेटी है, दैट इज कमेटी फॉर डेवलपमेंट। इस कमेटी फॉर डेवलपमेंट जो कि इकोसोक के अंडर में काम करती है, ये रिकमेंड करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को कि जी अब कौन से कंट्री की क्या स्टेटस है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस तरीके से नेपाल, बांग्लादेश और लाओस जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, इन तीनों को लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी के कंट्रीज जो थे उनसे निकाल करके अब डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब देखो, ये जो कैटेगराइजेशन है इसके लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं कि हाँ जी ये गोल्स, डेवलपमेंटल गोल्स किसी भी कंट्री ने अचीव कर लिए तो डेवलपिंग हो जाएगा, या फिर ये नहीं किए तो उनको लीस्ट डेवलप्ड बोल देंगे, या और दूसरे जो स्टैंडर्ड्स हैं जिनको अचीव करने पे एक कंट्री को डेवलप्ड कंसिडर कर दिया जाता है। खैर, हम बात करते हैं अभी ये जो कमेटी फॉर डेवलपमेंट है इसके द्वारा कौन कौन से क्राइटेरियाज फिक्स किए हुए हैं जिनको अचीव करना एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि उसको एक डेवलपिंग कंट्री कंसिडर किया जा सके। ऐसे में सबसे पहला तो क्राइटेरिया है कि पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम $1018 से ज़्यादा होनी चाहिए एनुअली। नंबर 1 ये आप ध्यान रखें, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम $1018 से ज़्यादा होनी चाहिए, पहली कैटेगरी। सेकंड जो क्राइटेरिया दैट इज़ कि ह्यूमन एसेट इंडेक्स की बात करें तो उसमें स्कोर 60 से ज़्यादा आना चाहिए, 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ जिसमें ह्यूमन एसेट इंडेक्स में अगर देखो तो हेल्थ के बारे में और एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि हाँ कितना क्या अचीवमेंट चल रहा है एजुकेशन और हेल्थ वाइज किसी भी कंट्री में, दूसरा हो गया। फिर तीसरा ये कि इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में स्कोर है वो 36 से कम आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा है इसका मतलब वो वल्नरेबल है, इसका मतलब आप उस कंट्री की इकोनॉमी को आप स्टेबल नहीं बोल सकते हो। तो ऐसे में फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया एंड थर्ड क्राइटेरिया, इन तीनों क्राइटेरियाज में से अगर 2 क्राइटेरियाज भी फुलफिल हो जाते हैं तो उस कंट्री को डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और यही चीज़ आप कह सकते हो कि ये एक तरीके का ग्रेजुएशन कंसिडर किया जाता है। ग्रेजुएशन का मतलब कि हाँ जी क्वालिफाई कर गया कंट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब सवाल ये आ गया है
कि क्या ये डेवलपिंग कैटेगरी में डाल देना, या फिर हम जिसको बोल रहे हैं ग्रेजुएशन, क्या ये बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ है इन कंट्रीज़ के लिए, या कुछ यहाँ पर केवियट्स भी है, कुछ वार्निंग्स भी है। देखो एडिटर बोल रहे हैं ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है। दैट मीन्स एक तरफ तो खुशी भी है, पर दूसरी तरफ आप देखो नुकसान होने के चांसेस भी है, क्योंकि जो भी कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरीज से निकल करके डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं, तो उन कंट्रीज को जो भी असिस्टेंस मिलती है एक्सटर्नली, वो असिस्टेंस मिलना बंद हो जाती है, क्योंकि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब देश। इस कैटेगरी में जो भी देश होते हैं उनको सपोर्ट बहुत मिलता है, चाहे फिर वो मार्केट एक्सेस को लेकर के देखो, या फिर डेवलपमेंटल असिस्टेंस को लेकर के देखो, या फिर टेक्निकल असिस्टेंस को, या कोई और तरीके जिससे कि इंटरनेशनल हार्मनी को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में काम किया जाता है, राइट। तो इस केस में क्या हो गया कि जब लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, ये तीनों के तीनों लाओस, बांग्लादेश, नेपाल, अब तीनों क्या बन गए डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस केस में अब इनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा या नहीं, चांसेस है नहीं। तो इस केस में अभी ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ये अपने आप में बहुत थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, कारण कि अब धीरे धीरे उनको असिस्टेंस मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि उस असिस्टेंस के बेसिस पे ही इन कंट्रीज़ ने अपनी, कहते हैं ना कि अपनी प्रोग्रेस इंश्योर की है, अपने बेनिफिट्स को इन्होंने अवेल किया है। पर सवाल यह आ जाता है कि अब धीरे धीरे वो असिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगी, तो चांसेस थोड़े से चैलेंजिंग हो जाते हैं कि हाँ ये रिटेन कितने टाइम तक कर पाएंगे, कितना मुश्किल रहता है। वैसे देखो लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी से जब भी कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में कंसिडर कर लिया जाना शुरू हो जाता है, तो उसको एक ट्रांजिशन पीरियड में थोड़ी थोड़ी हेल्प मिलती रहती है, जो ऑलरेडी चल रही है लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी की कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब वो 3 साल का जो पीरियड है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है 5 साल का, क्योंकि कोविड ने हमें पता है कि किस तरीके से इकोनॉमिक, सोशल और अदर डिसरप्शंस किए हैं। तो ऐसे में अब इन कंट्रीज के पास में 5 साल का टाइम होगा, जिस 5 साल के पीरियड में इनको फॉरेन असिस्टेंस मिलती रहेगी। तो देखो लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी की जो कंट्रीज होते हैं, हाँ है ना, तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये 26 सेशन जब था यूनाइटेड नेशन का 1971 में, तब इसका एंडोर्समेंट हुआ था, तब इसको फाइनलाइज किया था कि हाँ हमारे यहाँ पर पूरे ग्लोबल कम्युनिटी में देखें तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स हैं, दैट मीन्स बहुत सारे लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडर की गई कि वाकई में इन कंट्रीज को सपोर्ट करने की हमें ज़रूरत है। इसके अलावा ये सपोर्ट जो था ये था कि कैसे भी करके इकोनॉमिकली और सोशल प्रोस्पेक्ट में जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी सपोर्ट की जा सके, हेल्प की जा सके। अब देखो बात ऐसी है, इन 3 कंट्रीज में से 2 कंट्रीज तो ऐसे हैं जो हमारे खुद के नेबर्स हैं। अब देखो सीधी सी बात है, अगर नेपाल और बांग्लादेश इकोनॉमिकली अगर प्रॉस्पर होते हैं ना, तो इसका फ़ायदा इंडिया को डेफिनेटली होगा। तो हमें इस चीज़ से खुश होना चाहिए कि जब एक कंट्री अगर प्रॉस्पर करता है तो उसका पड़ोसी बहुत ज़्यादा खुश होता है, राइट। वैसे चाहे कंपटीशन में दुखी हो कि अरे यार हमारे से आगे निकल गया, पर अगर देखा जाए कि एक कंट्री जब इकोनॉमिक इश्यूज में उलझ जाता है या इकोनॉमी के लिए सोचना शुरू कर देता है, तो फिर वहाँ पर प्रोग्रेस ही आती है। यूरोप क्यों प्रोग्रेस कर रहा है? क्योंकि उन्होंने लड़ाइयाँ लड़नी बंद कर दी। क्यों नॉर्थ अमेरिका प्रोग्रेस कर रहा है? कनाडा, यूएस, साथ में मैक्सिको भी लगा रहता है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करने के लिए। तो वो चीज़ें कहाँ पर क्या शो करती हैं? क्योंकि एक कंट्री जब प्रोग्रेसिव होता है ना इकोनॉमिकली, तो उसका असर उसके पड़ोसी पर भी पड़ता है, ठीक है। पर आज साउथ एशिया की बात करें तो ये तो सिल्वर लाइन मिली है कम से कम कि नेपाल और बांग्लादेश ये दोनों थोड़े से प्रोग्रेसिव हैं और एक ग्रेजुएशन इन्होंने कंप्लीट किया और साथ में अब इनको डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में डाल दिया गया है। पर दूसरी तरफ 2 ऐसे देश भी हैं जो इसी रीजन से कनेक्टेड हैं, एक तो अफगानिस्तान और एक म्यांमार, जहां पर अभी आपको पता है ज़बरदस्त तरीके से पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर का सामना कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़, और वहाँ पर मिलिट्री की रूल चल रही है या फिर तालिबान का रूल चल रहा है। तो ऐसे में ये 2 चैलेंजेस के सामने ये 2 अपने आप में अच्छे ब्रेक थ्रू अगर कंसिडर करें तो ये अच्छी बात है। रही सही में भूटान भी जहाँ तक है 2023 तक अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये देखो सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जो कि कुछ ना कुछ अच्छी बातें शो कर रहे हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ भी अच्छी खासी प्रोग्रेस इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुद्दा था। अब चलते हैं देखो इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है गेट टू बिजनेस। देखो इस आर्टिकल में पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड रिलेशंस के लिए बताया जा रहा है। ये आर्टिकल लिखा गया है प्रभाष रंजन जी के द्वारा।
देखो इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि दो साउथ एशियन कंट्रीज जो कि एक साथ ही पैदा हुए, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दोनों के बीच में चलती रहती है। और वो जो ट्रबल है वो अभी बहुत पीक्स पे चल रही थी, पर थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन देखने को मिला अभी रिसेंटली कि पाकिस्तान ने पार्शियली अपनी लैंड बॉर्डर्स को ओपन किया है, जिससे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी बहुत जो ट्रेड है वो हल्की फुल्की बढ़ सके। देखो दोनों कंट्रीज़ की तरफ से अगर देखें तो ट्रेड रिलेशंस अगर नॉर्मलाइज होता है ना, तो इसका फ़ायदा दोनों को होगा और इससे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस भी इंश्योर हो पाएगी। देखो जब पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, जिसमें हमारे जो मिलिट्री पर्सनल्स थे उनकी डेथ हुई थी वहाँ पर, है ना, डिफेंस पर्सनल्स की, तब उस टाइम पर बायलैटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के बीच में $2 बिलियन का हुआ करता था, है ना, उसके पहले मतलब 2017-18 में। और जब से पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद में दोनों कंट्रीज़ ने अपना जो ट्रेड रिलेशन है, पहले तो इंडिया ने बंद किया, फिर बाद में हमारे यहाँ पर जो आर्टिकल 370 था जिसको एब्रोगेट या फिर इनफेक्टिव बना दिया गया था, तो जिसमें कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, उसके बाद में पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से ट्रेड बंद कर दिया। तो उस केस में 2020-21 का ट्रेड रहा बायलैटरल कितना, एनुअली $280 मिलियन का। तो 2 बिलियन से 280 मिलियन पे आना बहुत बड़ा कमी आ चुकी है। तो इंडिया के स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, इसकी रिपोर्ट ये कहती है कि अगर पाकिस्तान के साथ में हमारे ये ट्रेड रिलेशंस फ्रीज रहते हैं, बंद रहते हैं, तो इसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम ज़्यादा एंगेजमेंट रखेंगे चाइना के साथ में, और चाइना के साथ में हमारी एंगेजमेंट और ज़्यादा हमें वल्नरेबल बना देगी। क्योंकि ट्रेड रिलेशंस अगर हम इम्प्रूव करें और जबकि बॉर्डर डिस्प्यूट अगर चलता रहे, तो उस केस में हमें प्रॉब्लम का तो सामना करना पड़ेगा, और ये चीज़ हमारे लिए चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम सही तरीके से देखें तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस को एक तरीके से रीस्टार्ट और एक नई एनर्जी देने की ज़रूरत है। ठीक है, और यही बात कही गई थी हमारे फॉर्मर, अभी तो फिलहाल अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी जी। बेसिकली जब ये मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स मिनिस्ट्री हुआ करते थे, तो इन्होंने पार्लियामेंट में मार्च 2021 में कहा था इन्होंने कि जी कैसे भी करके आप देख सकते हो, अभी फ़िलहाल ये हैं ये फ़िलहाल हैं अभी स्टेट फॉर कॉमर्स इंडस्ट्री हैं, ठीक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में स्टेट मिनिस्टर हैं। इनका ये कहना था कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। तो राइटर यहाँ पर कुछ स्टेप्स बता रहे हैं कि कैसे ये रिलेशनशिप नॉर्मलाइज हो सकती है। पहला कदम तो क्या उठाया जाए, पाकिस्तान ने जो अपनी तरफ से यूनिलैटरल सस्पेंशन लगाए हैं ना इंडिया के साथ ट्रेड के ऊपर, उनको हटाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगस्त 5, 2019 को जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को डाइल्यूट कर दिया था, जिसमें कि स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको इंडिया ने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया था। तो ये जो यूनिलैटरल सस्पेंशन लगाए ना इंडिया के साथ ट्रेड पे, ये पाकिस्तान को अभी रिमूव करने चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने की बात करें तो इंटरनेशनली तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट, जो कि WTO के अंडर आता है, ठीक है, एक तो ये। दूसरा, साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा, जो कि सार्क के अंडर है। तो दोनों अगर इन एग्रीमेंट्स की बात करें तो दोनों के इंडिया और पाकिस्तान दोनों इनके सिग्नेटरी हैं। तो इस केस में ये दोनों जो एग्रीमेंट्स है ना, ये साफ साफ कहते हैं कि पाकिस्तान का जो ये एक्शन है ये इन दोनों एग्रीमेंट्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, इनकंसिस्टेंट है इन दोनों एग्रीमेंट्स के बेसिस से, के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस केस में पाकिस्तान को अपना यूनिलैटरल ये जो सैंक्शन है इसको हटा देना चाहिए। ये दोनों जो इंटरनेशनल लॉज हैं ये सीधा सा यही कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉपर और एक नॉर्मलाइज मैनर में ट्रेड होना चाहिए। गेट की अगर बात करें तो WTO का पार्ट है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें यही है कि अगर कोई भी ट्रेड रिस्ट्रेंट एक्शन लेना चाहता है, मान लो कि कोई भी बायलैटरल ट्रेड को रोकना चाहता है कोई भी कंट्री, तो उसके पीछे कुछ सर्टेन ग्राउंड्स होने चाहिए, कुछ उनके पास में सॉलिड एविडेंसेस होने चाहिए कि अगर हम ट्रेड करते हैं क्या पाकिस्तान ने जैसे यूनिलैटरली एक्शन लिया, तो पाकिस्तान ये कहे कि इंडिया से ट्रेड करने से हमें हमारी पब्लिक हेल्थ को इशू है, या फिर हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, इसलिए हम इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस नहीं रख सकते। तो ये बात कही जाए, ये एविडेंसेस दिए जाएं, तब तो फिर भी बात मानी जाए कि हाँ पाकिस्तान के जो यूनिलैटरल एक्शन लिए हुए हैं, सैंक्शन लगाए हैं, वो वैलिड है। क्योंकि गेट में आर्टिकल 20
वो कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस को लेकर के आप कहीं ना कहीं एक्शंस ले सकते हो। मतलब ये हो गया जी कि पब्लिक हेल्थ और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, इन दो मुद्दों को लेकर के अगर आप यूनिलैटरली सैंक्शन लगाते हो बायलैटरल ट्रेड पे, तो वो तो आर्टिकल 20 का पार्ट है। किसका? गेट का। और नेशनल सिक्योरिटी के पर्पसेस को लेकर के अगर आप लगाते हो किसी भी बायलैटरल ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शंस, तो वो आर्टिकल 21 के अंडर आ जाएगा। पर दोनों आर्टिकल्स का वायलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। ना तो नेशनल सिक्योरिटी को इशू था पाकिस्तान के, ना पब्लिक हेल्थ का इशू था, ना ही वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होने का डर था। जबकि आर्टिकल 370 अगर इंडिया ने डाइल्यूट भी किया है तो ये तो इंडिया का इंटरनल मैटर है। इस मुद्दे को उन्हें इस तरीके से ऑफेंडेड मैनर में नहीं लेना चाहिए। साथ में आर्टिकल 14 ऑफ साफ्टा ये भी ये कहता है कि ट्रेड रेस्ट्रिक्शन मेजर्स लगाए जा सकते हैं, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है अगर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो या फिर पब्लिक हेल्थ का मुद्दा हो। पर दोनों तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान का ये एक्शन गलत है कि नहीं, या फिर इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस अगर इंडिया ने रिड्यूस किया है और पाकिस्तान को लगता है कि यहाँ पर जो भी काम हुआ है वो गलत है, तो पाकिस्तान का ये आर्ग्यूमेंट अनजस्टिफाइबल है। इसका कम से कम बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस पे तो नहीं असर आना चाहिए अगर पॉलिटिकल मुद्दा भी कहीं पे बनता है तो। इसके आगे सेकंड सजेशन राइटर ये देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को ज़रूरी है कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो अभी तक भी इंडिया को नहीं दे रखा है जब से आप देखो WTO आया है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गलत, जबकि इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है पाकिस्तान से वो कब लिया, वापस किया है जब ये अभी रिसेंट जो पुलवामा अटैक हुआ और इसके बाद में ये मुद्दे हुए हैं सारे के सारे। ठीक है। तो इशू क्या है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन बेसिकली जो WTO के अंदर में गेट है उसमें आर्टिकल 1 है, वो ये कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे जो भी WTO के मेंबर्स हैं। ठीक है। इसी को बोल देते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब नाम से तो यूं लगता है कि हाँ मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब कि जी किसी भी कंट्री को आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन बोल दिया तो उसको आप अलग या एक्सक्लूसिव या फिर आप कह सकते हो कुछ बढ़िया ट्रीटमेंट देने वाले हो। ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो ट्रीटमेंट है उसका मतलब ये हो गया कि सभी कंट्रीज को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो भी WTO के मेंबर्स हैं। किसमें? बायलैटरल या इंटरनेशनल ट्रेड में। पाकिस्तान ने इस आर्टिकल 1 का ब्रीच कर रखा है जब से WTO 1995 में आया है, तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान ने MFN का स्टेटस नहीं दे रखा। ठीक है। तो पाकिस्तान को ज़रूरी है कि इंडिया को MFN का स्टेटस दे। और तीसरा सजेशन राइटर दे रहे हैं कि इंडिया ने भी जब से पुलवामा अटैक हुआ है हमारे यहाँ पर मिलिट्री पर्सनल्स पे, तब से हमने भी देखो MFN स्टेटस पाकिस्तान का जो दिया हुआ था उसको हमने रिवॉक कर लिया, तो हमें भी उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। वैसे क्या हुआ था पुलवामा अटैक में कि जी जब हमारे आर्मी के एक कॉन्वॉय जा रहा था तो उसमें एक एक्सप्लोजिव से भरी हुई कार का टकरा दिया था, उससे बहुत मतलब 40 के लगभग डिफेंस पर्सनल्स की डेथ हो गई थी। तो उस केस में इंडिया ने फिर अपनी तरफ से MFN स्टेटस पाकिस्तान का रिवॉक कर लिया, बोला हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इस चीज़ को। और फिर बाद में जो भी पाकिस्तान से इंडिया इंपोर्ट करता था उस पर 200% तक इंपोर्ट टैरिफ राइज कर दिया था। ठीक है। अब देखो बात ऐसी है कि अगर इंडिया अपनी तरफ से पाकिस्तान को MFN स्टेटस दे देता है ना, तो अब फिर बाद में बॉल जो है वो पाकिस्तान के पाले में चली जाएगी और फिर पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान अपनी रेसिप्रोसिटी नहीं दिखाता है कि हाँ इंडिया ने जो किया उसी चीज़ को देख करके पाकिस्तान भी अपनी तरफ से बायलैटरल ट्रेड्स को प्रमोट करने की कोशिश नहीं करे, तो फिर हमारे पास में मुद्दा रह जाएगा कि पाकिस्तान जो है ना वाकई में कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं है। इसके लिए हम इंटरनेशनल प्रेशर बना सकते हैं पाकिस्तान पे। तो तीसरा सजेशन। फिर चौथा सजेशन राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों कंट्रीज को गेट रूल बुक पर जो डस्ट फैल गई है ना उसको हटा देना चाहिए, डस्ट ऑफ करना चाहिए। दैट मीन्स फिर से यूज करना चाहिए प्रॉपरली। जैसे कि आर्टिकल 24.11 इसको केयरफुली रीड करके इसको यूज करना चाहिए। इसमें क्या प्रोविजन है कि दो कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, दोनों जो हैं वो स्पेशल ट्रेडिंग एग्रीमेंट कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच की रिलेशनशिप थोड़ी सी एक्सक्लूसिव है, आप कह सकते हो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इस केस में ये दोनों कंट्रीज इस आर्टिकल का यूज करके एक अलग से स्पेशल ट्रेडिंग एग्रीमेंट कर सकते हैं जिसमें ये कि भाई दोनों कंट्रीज अपनी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए ट्रेड कर सके। ऐसा नहीं कि जनरली
पाकिस्तान जिस तरीके से चाइना से ट्रेड करे या किसी और से ट्रेड करे, इंडिया यूएस के साथ ट्रेड करे, यूएई के साथ ट्रेड करे, तो एग्जैक्टली उन्हीं टर्म्स पे ना करके अपनी कोई अलग से नई टर्म्स बना करके नया ट्रेड एग्रीमेंट करके भी ये अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स को या ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं। आज वर्ल्ड के 160 से ज़्यादा 164 या 165 के लगभग डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो उस केस में इंडिया और पाकिस्तान सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट ना दे करके अपने लिए एक्सक्लूसिव एक सेगमेंट तैयार कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, जैसे मान लो ट्रेड कॉरिडोर तैयार कर ले चंडीगढ़ से लाहौर के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट करते हुए, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल शुगर, कॉटन, इनका ट्रेड आसानी से करना, मतलब अपनी कंडीशंस को दोनों कंट्रीज ध्यान में रखते हुए अपना एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। और ये चीज़ अलाउ कर रहा है आर्टिकल 24 ऑफ 0.11 ऑफ गेट रूल बुक, ठीक है। तो ऐसे में देखो, दिल्ली को अपनी तरफ से ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि चाइना जो है वो लगातार एक बहुत बड़ी थ्रेट बनता चला जा रहा है हमारे लिए। तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ में अगर हम एंगेज करते हैं तो ज़्यादा भी नहीं ना, तो हमारे पास में एक ऑप्शन तो रहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ में एंगेज करें, क्योंकि एशिया में अगर देखें तो चाइना और पाकिस्तान दो ऐसी ज्योग्राफीज़ हैं जो कि बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करती है हमारे साथ में। तो इस केस में हम चाइना का रिस्क हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं और पाकिस्तान की रिलेशनशिप को भी हम बिल्कुल साइड लाइन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में बायलैटरल ट्रेड को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे कि दोनों कंट्रीज़ की जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो ठीक ठाक फिर से ट्रैक पे आ सके। तो ये कुछ 4 सजेशंस थे, बहुत ही बढ़िया, कि कैसे हम पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है गिविंग हेनरीटा लेक्स हर ड्यू। देखो, यह आर्टिकल को लिखा है पार्थ मजुमदार जी ने। देखो, सवाल ये है, एनेक्डोट इन्हीं की लाइफ से, ये जो हम बात कर रहे हैं जिन लेडी की, उन्हीं से संबंधित है। देखो, अभी बर्थ सेनेटरी एक सेंटिनरी आप एक तरीके से सेलिब्रेट की जा रही है 1 अगस्त 2020 से अभी तक की बात करें, जो कि WHO के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, कि सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसके एलिमिनेशन के लिए जो एक स्ट्रेटजी तैयार, ग्लोबल स्ट्रेटजी जो WHO ने तैयार की थी, तो ऐसे में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा था, ठीक है, हेनरीटा लेक्स का, ठीक है ना। तो बेसिकली ये 31 साल की थी जब इनकी डेथ हो गई थी, इनको सर्वाइकल कैंसर ही था। फिर उसके बाद में आप देखो, इनकी बॉडी से जो सेल्स ली गई थी ना, वो सेल्स का इतना यूज हुआ है कि आज तक भी हमें इनका एहसान मानना चाहिए, और ज़िंदगी भर, अभी भी और आगे आने वाले टाइम पर भी। इसके पीछे अभी रिवील होगा कि क्या कारण है। 70 साल की जब इनकी डेथ एनिवर्सरी थी ना, 31 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, तो 4 अक्टूबर को इनकी जब 70 साल की डेथ एनिवर्सरी थी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में WHO के द्वारा वहाँ पर एक ब्रॉन्ज स्टैचू इंस्टॉल किया गया और इनकी फैमिली को अवार्ड भी दिया गया इनकी डेथ के बाद में। और साथ में थर्मो फिशर साइंटिफिक, जो एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल जाइंट है, इन्होंने भी इनकी फैमिली को अवार्ड दिया इनके नाम पे। बेसिकली ये जो हेनरीटा लेक्स हैं, इनको शॉर्ट में हेला भी बोला जाता था, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि इनका नाम यहाँ पर बार बार हम क्यों ले रहे हैं, इसका जवाब आपको अब मिल जाएगा। वो है ये, जोनास साल्क वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर पोलियो वैक्सीन से लेकर के HIV एड्स के ट्रीटमेंट को लेकर, SARS-CoV-2 को लेकर कोविड वैक्सीन डेवलप करने तक की अगर पूरी जर्नी देखें ना, तो हेला की जो सेल्स हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। मतलब इनकी बॉडी से जो सेल्स ली गई थी ना, जो कि 1950s के टाइम पे ली गई थी, ठीक है, इनके सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस हो गया था 1951 में, तब से लेकर इनकी अब तक बॉडी सेल्स है ना, वो इतनी यूज़ हो चुकी हैं जिसकी हद नहीं है। और उसी का एहसान मानो कि आज हम कोविड वैक्सीन्स अचीव कर पाए हैं और आज हम बचने की भी सोच पा रहे हैं। तो यही बात है कि रिसर्चर्स जो हैं, इन्होंने जब ये 30 साल की थी हेनरीटा लेक्स, तब इनके सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हो गया था। फिर इनकी बॉडी से सेल्स लिए गए और आज तक नहीं भी नहीं ना तो 50,000 मेट्रिक टन सेल्स इनकी बॉडी के बाहर प्रोड्यूस की जा चुकी है, मतलब लैब्स में तैयार की जा चुकी है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इमॉर्टल हुई कि नहीं, ये अमर है अपने आप में।
80,000 से ज़्यादा साइंटिफिक पेपर्स जो बायोमेडिकल रिसर्च से संबंधित हैं वो पब्लिश हो चुके हैं इनकी सेल्स के ऊपर रिसर्च कर करके। इन्होंने कितनी काउंटलेस लाइफ्स को बचा लिया है। सर्वाइकल कैंसर से संबंधित बात करो या फिर कोविड की बात करो, HIV एड्स की बात करो, चाहे पोलियो की बात करो, हर तरीके से। इसलिए इनको हाई रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो इनकी लाइफ पे एक बुक भी है, द इमोर्टल लाइफ ऑफ हेनरिटा लेक्स बाय रेबेका, ठीक है, रेबेका स्कलूट 2010 में ये बुक आई थी। और इस बुक में क्या लिखा था कि आज अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का जन्म ही हेनरिटा लेक्स की सेल्स से हुआ है। अगर इनकी सेल्स का यूज़ नहीं किया होता या फिर इनको एक्सप्लोर नहीं किया होता तो आज बायोटेक्नोलॉजी नहीं बनती। सवाल यह है कि क्या इनको इनका ड्यू मिला? क्या इनकी जो एक सेल्स का यूज़ करके साइंस ने, मेडिकल साइंस ने, साइंटिस्ट ने इतना कुछ अचीव किया है, क्या इनके हक में कुछ हुआ? तो सवाल का जवाब मिलता है जी बिल्कुल भी नहीं। इनकी फैमिली को इनके डेथ के बाद में अभी तक कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हेनरिटा लेक्स जो कि 5 बच्चों की माँ थी, ठीक है, तब उनकी डेथ हुई थी। उस टाइम पे बताया जा रहा है सर्वाइकल कैंसर, तब उम्र थी उनकी लगभग 31 साल के लगभग बताई जा रही है। फिर मुद्दा आ जाता है कि इनकी फैमिली को कुछ नहीं पता है और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हेनरिटा लेक्स की जो ट्यूमर सेल बनी थी, जो सर्वाइकल कैंसर की जो ट्यूमर बनी थी, उस ट्यूमर से सेल्स निकाल करके और फिर उसको सेंड कर दिया था एक कैंसर सर्जन को कि आप रिसर्च करो इस पे। अब आप बताओ कि वहाँ पर हेला से अप्रूवल लेना चाहिए था कि नहीं, कंसेंट लेनी ज़रूरी थी कि नहीं? यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर यहाँ पर उनकी बॉडी से जो ट्यूमर निकली, उस ट्यूमर की सेल्स को निकाल करके रिसर्च के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर लीगली तो ठीक बताया जाएगा कि हाँ आने वाली जनरेशन्स के लिए बेनिफिट हो सके कि जी किसी के ऑलरेडी बीमारी हो गई तो उस बीमारी से हमने सीखा और उससे हमने आने वाली जनरेशन्स की बीमारियों को बचाया। पर सवाल ये है कि उनसे या उनकी फैमिली से बिना पूछे अगर इस तरीके से आप कर रहे हो तो वो अनएथिकल और अनजस्ट हो जाता है। और अनएथिकल और अनजस्ट एक्टिविटीज़ हो, फिर चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, गलत तो गलत होता है, ठीक है। देखो 1951 में देखें तो हेला की सेल्स है ना, वो कॉमर्शियली ग्रोन होनी शुरू हो चुकी थी। अब आप देख लो, कॉमर्शियली पैसा कमाया गया है इनकी सेल्स पे रिसर्च कर करके, नई नई चीज़ें बना करके। और इसमें थर्मो फिशर साइंटिफिक कम्युनिटी, इसने तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पैसे कमाने में। तो इनको इनका हक मिलना चाहिए, ज़रूरी है। तो ऐसे में आप देख सकते हो मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न किए हैं लोगों ने, और लेक्स की फैमिली अब जाकर के कोर्ट में पहुंची है कि भाई हमें जितना हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल रहा है, क्योंकि हेला की सेल्स को कॉमर्शियलाइज कर लिया गया है और उससे पैसे लोगों ने कमा लिए, पर हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो ये रॉन्ग डूइंग जो है ना साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा, ये रुकनी चाहिए, ये ही मेन सवाल है। देखो पास्ट में जो भी गलतियां हो गई उनको आज हम ठीक नहीं कर सकते, पर आज तो ठीक कर सकते हैं ना, जिससे कि आने वाले टाइम पे गलतियां ना हो। जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक स्टेटमेंट है कि द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट्स राइट। सही करने के लिए हमेशा सही टाइम है, कभी भी कर लो आप। दैट मीन्स जब जागो तभी सवेरा, है कि नहीं? तो एथिकल कोड होने चाहिए बायोमेडिकल रिसर्च में, और अवेलेबल भी है, उसके बावजूद भी नहीं किया जा रहा है इन एथिकल कोड्स को फॉलो। देखो नाजी जर्मनी, हिटलर के टाइम की बात हम कर रहे हैं, जब आर्यन रेस को प्रमोट करना चाह रहे थे कि भाई आर्यंस तो सुपीरियर हैं, और उसके खिलाफ आपको पता है कि आर्यंस के अलावा जो दूसरी रेसेस थी, फॉर एग्जांपल ज्यूज की बात करें, उनको किस तरीके से कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल करके और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। वही एक्सपेरिमेंट जब हुए थे तब 1929 की बात है, जब नाजी जर्मनी ने नेशनल सोशलिस्ट फिजिशियंस लीग स्टैब्लिश कर दी थी, जिसमें काम ये था कि कैसे भी करके आर्यन रेस को हम कैसे और सुपीरियर बना सकते हैं, या फिर कैसे एक्सपेरिमेंट करके हम आर्यंस की सुपीरियरिटी को साबित कर सकते हैं। फिर ये काम कंटिन्यू चलता है। 1947 अगस्त की बात है, तब डॉक्टर्स ट्रायल करके एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था कंटिन्यू, ठीक है। एरिया का, जगह का नाम है न्यूरेमबर्ग। उसमें 20 फिजिशियंस ने ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन किया
और वो एक्सपेरिमेंट इतने घटिया थे, मैं आपको बताऊंगा, अभी पहले ये पढ़ लेते हैं हम कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन किया और उसके बाद में फिर उनको ट्राई किया गया। दैट मीन्स उनको फिर बाद में उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाइयाँ हुई, क्योंकि 1947 में आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था। अब वो एक्सपेरिमेंट कैसे थे वो आपको मैं बताता हूँ कि एक डॉक्टर तो इतना मतलब गिरे हुए एक्टिविटीज़ करवाई थी हिटलर ने कि एक ह्यूमन चेन बनानी थी। ह्यूमन चेन कैसी कि एक बंदा यहाँ पे और उसका एक्सक्रीटा पे फीड करे दूसरा ह्यूमन और उसके एक्सक्रीटा पे फीड करे तीसरा ह्यूमन। इस तरीके से एक के बाद में एक बैक टू बैक उन्होंने मतलब उस डॉक्टर ने ज्वाइन कर दिया, एक लंबी ह्यूमन चेन बना दी कि बोला एक बार फूड इंटेक से ही क्या ये जिंदा रहते हैं क्या, और मुंह भी एकदम फिक्स कर दिया उसका, मतलब अब क्या कहें अब, ठीक है, एनस से एकदम कनेक्ट कर दिया मुंह को। अब आप देखो कि कैसे सरवाइव करेंगे, वो सारे के सारे मर गए थे लोग। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट, ये मैंने कहीं से सुना था या शायद पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, बाकी ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया गया था वहां पर। दो सिरों को जोड़ना, हाथों को जोड़ करके दो बॉडीज को आधा आधा कट करके ज्वाइन करके उस पर एक्सपेरिमेंट करना, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए थे। ये डॉक्टर्स ट्रायल, जिसको डॉक्टर्स ट्रायल बोला गया उसके टाइम पे, किनके द्वारा, ये नेशनलिस्ट सोशलिस्ट फिजिशियन लीग के द्वारा। ये जर्मनी की बात है जब कंसंट्रेशन कैंप्स में होता था। फिर बाद में एक कोड आया जिसको बोला जाता है न्यूरेमबर्ग कोड, जिससे ये हुआ कि भाई जब किसी पर भी कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करो तो उस इंडिविजुअल की कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ जी, हम आपके शरीर से संबंधित कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, आप हमें अलाउ करो जिससे कि हम काम कर सके आगे। और वही कंसेंट का यहाँ पर हेला के जो ऑप्शन की हमने बात की वहाँ पर मिसिंग हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा इसी लाइन में लेटेस्ट एग्जांपल है डेवी कर्टिस। ये एक एडिटर इन चीफ रहे हुए हैं एक जर्नल के जिसका नाम है एनल्स ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। इन्होंने भी अपनी तरफ से अभी रिजाइन किया है, ये कह के कि चाइना में भी एग्जैक्टली वही काम हो रहा है जो नाजी हिटलर के टाइम पे जब नाजी जर्मनी में हुआ करता था। कैसे कि जो वहाँ पर तिब्बतन्स हैं या फिर जो उइगुर्स हैं, बोलो उनके ब्लड सैंपल्स उनकी बिना कंसेंट के इकट्ठे किए जा रहे हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उनकी जेनेटिक प्रोफाइलिंग जो है वो की जा रही है, उनके ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश किए जा रहे हैं। बोले ये एथिकली रॉन्ग है। जब तक आप एक इंडिविजुअल से कंसेंट नहीं लेते तब तक आप उनकी बायोस्पेसिमेंस कैसे ले सकते हो भाई? क्यों उनकी बॉडी से रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके और पैसे कमाने की बात करते हो आप? तो ऐसे करके इन्होंने डेव कर्टिस ने रिजाइन कर दिया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि एक एडिटोरियल बोर्ड के 25 मेंबर्स, वो भी एक और जर्नल का मतलब जो एक आप कह सकते हो एक ऐसी प्लेटफॉर्म जहां पर लोग अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, और उस जर्नल का नाम है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड जेनोमिक मेडिसिन। उसमें भी 25 मेंबर से रिजाइन कर दिया, ये कह के कि ब्लड सैंपल्स पे काम किया जा रहा है, पर जिन लोगों के ब्लड सैंपल पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उन लोगों से कुछ अप्रूवल नहीं लिया गया। तो इस तरीके से चाइना में जो एक्टिविटीज हो रही है ना वो अनएथिकल है, ठीक है, अनजस्ट है। तो ऐसे में तिब्बतन, उइगुर, हुई, ये ऐसी माइनॉरिटी पॉपुलेशंस हैं जहां पर चाइना अपने एक्सपेरिमेंट करता चला जा रहा है और साइंटिफिक कम्युनिटी की इंटेग्रिटी लगातार डाउन होती चली जा रही है। और ये जो रिट्रैक्शन है ना, ये डाउनग्रेडेशन ऑफ द साइंटिफिक मिसकंडक्ट, ये हॉलमार्क बन चुका है वर्ल्ड कम्युनिटी में, और इसमें इंडिया भी अछूता नहीं है। आज अगर इंडिया में देखें तो 1000 से ज़्यादा ऐसी रिपोर्ट्स हमारे साइंटिस्ट लोगों ने पब्लिश कर रखी है जिसमें कि आप देख सकते हो कि प्रॉपर कंसेंसस या फिर आप कह सकते हो कंसेंट ली ही नहीं एक इंडिविजुअल की, जिसकी बॉडी के पार्ट के ऊपर या फिर बॉडी से लिए हुए सैंपल्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, कभी भी किसी भी साइंटिस्ट का प्रमोशन होना है या उसका अपॉइंटमेंट वाइस चांसलर के तौर पे या डायरेक्टर के तौर पे अब होना है या फिर कोई सेक्रेटरी के तौर पे कहीं कोई एजेंसी में अपॉइंटमेंट होना है, तो वहाँ पर यह चेक किया जाता है कि उसकी प्रोफेशनलिज्म में उन्होंने कितना क्या काम किया है, और वो चेक किया जाता है कि कितने पेपर उन्होंने पब्लिश किए हैं अलग अलग जर्नल्स में। तो वो पेपर पब्लिश करने के चक्कर में वो क्या क्या अनएथिकल एक्टिविटीज़ कर देते हैं, उसका नुकसान ये है कि अनरियलिस्टिक मैनर में भी काम होते रहते हैं, और वही चीज़ कि मतलब
एथिक्स को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा, और ये एक कॉमन चीज़ हो चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अभी आया है और साइंटिफिक मिसकंडक्ट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और साइंस के बेसिस पे ही ये लगातार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जा रही हैं, और यही चीज़ है कि हमें इन चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्योंकि ये साइंटिफिक मिसकंडक्ट्स अगर नहीं रुकेंगे तो ये देखो ऑनेस्ट साइंटिस्ट को भी डिमोरलाइज करेंगे, और ये अपने आप में कंटिन्यू बनता चला जाएगा। तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि हमारी साइंस के ऊपर ही सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, जो कि ठीक बात नहीं है। आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है मेकिंग द हाउस वर्क। देखो इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि देखो पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस वाइज देखिए, सुहास पालसीकर के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी बहुत कम आती है, ये हमें पता है। आर्टिकल्स भी हमने बहुत देखे हैं कि पहले कितने दिनों तक एक साल में मीटिंग हुआ करती थी, सेशन हुआ करते थे, वो अब बहुत कम होने लग गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बार लॉज लेकर के आया जाता है और फिर लॉज को रिपील करने की बात भी की जाती है। तो इसमें 1 मिनट के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है पार्लियामेंट में। अगर एक कानून आप लेकर के आते हो जिसमें आपने प्रॉपर डिस्कशन नहीं किया, डिस्कशन नहीं करने के चलते ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं नारेबाजी में उलझ जाते हैं। नारेबाजी में उलझ जाते हैं तो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है या फिर जो अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव्स की फिक्स करने का काम है उन एमपीज का या फिर जो भी वहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका, उसमें वो फेल हो जाते हैं, और अल्टीमेटली टाइम कंज्यूम हो गया, कानून पारित करवा लिया। अब फिर उसके बाद में प्रोटेस्ट होते हैं स्ट्रीट्स पे, और स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट होने के चलते लोग जो हैं दबाव बनाते हैं सरकार पे कि आपने जो कानून पारित किया उन कानूनों को रिपील करो। अब उन कानूनों को रिपील करने के लिए फिर से सेशन में नया बिल लाया जाएगा, फिर से लफड़े होंगे और उसमें और टाइम कंज्यूम होगा। तो इस तरीके से कितना ज़्यादा पार्लियामेंट्री क्वालिटी कितनी ज़्यादा डिग्रेड होती चली गई। यही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट को प्रोडक्टिव बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव्स की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोला उतनी ही ऑपोजिशन पार्टीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज जो गवर्नमेंट है करंटली उनके पास में राज्यसभा में लोकसभा में मेजोरिटी है, नंबर्स अच्छे हैं, अच्छी खासी पकड़ है इनकी राज्यसभा में भी। पर मुद्दा आ गया कि जब कभी भी कोई कानून या किसी मुद्दे को पारित करवाना होता है तो उस टाइम पर मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं लिया जाता। इसका मतलब क्या आ गया कि जी जो एमपीज रूलिंग पार्टी के हैं वो भी अपनी कंसेंट नहीं रखते हैं कई बार बिलों से, जो भी कानून बन रहे हैं उनसे, पर उनको मजबूरन विप को फॉलो करते हुए वोट करना पड़ता है। और यही चीज़ यहाँ पर राइटर हाईलाइट कर रहे हैं कि वरुण गांधी जो कि रूलिंग पार्टी के ही मेंबर हैं और वो अपनी तरफ से बहुत बार कह चुके हैं कि पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चाहे वो फंक्शनिंग चाहे घंटों के हिसाब से देखो, चाहे डिबेट के हिसाब से देखो, चाहे फिर एग्जीक्यूटिव्स की डोमिनेंस के हिसाब से देखो, तो उनका कहना है कि पार्लियामेंट को एक डेमोक्रेटिक मैनर में काम करने की ज़रूरत है, जहां पर अच्छे से डिस्कशन हो, डिबेट हो, डेलिब्रेशन हो, फिर उसके बाद में वोटिंग हो। ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन पार्टीज को बिना एंटरटेन किए या फिर जो आप जनरल कंसेंट है उसको इग्नोर करते हुए कानून बना दो अपनी मनमानी करने के लिए। तो इसका नुकसान फिर लॉन्ग टर्म में एक्सचेकर को उठाना पड़ता है और उसका लोड फिर टैक्स पेयर्स पे आता है, हम पर आता है, एक गरीब परिवार पर आता है। जब वो कोई भी सामान दुकान पे खरीदने जाता है तो उसको भी फिर थोड़ा सा टैक्स में कंट्रीब्यूट करना पड़ता ही है कैसे भी करके। तो यही मेन पॉइंट है कि जी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए अगर रूलिंग पार्टी अगर सही से काम नहीं करती है, अगर यहाँ पर बहुत सारे सवाल हम देखें तो रूलिंग पार्टी पे है, तो उस केस में ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन पर भी यही जिम्मेदारी है कि भाई आपको भी तो इलेक्ट ही किया है, आप भी एमपी बन के वहाँ पर जा रहे हो, तो आप कम से कम आप तो कंट्रीब्यूट करो अपनी तरफ से, एक कंड्यूसिव मैनर में काम करने की कोशिश करो। हर चीज़ में नारेबाजी करना भी ठीक बात नहीं होती है, हर चीज़ में पेंडेमोनियम दैट मीन्स हर चीज़ में आप कहते हैं ना सिस्टम को नॉइजी डिसऑर्डर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है। फिर देखो एक सवाल ये आता है, सिविल सोसाइटी के ऊपर सवाल उठाया जाता है, जैसे अभी कल परसों की ही बात थी जब अजीत डोभाल जी नेशनल पुलिस एकेडमी में जब वो स्पीच दे रहे थे, अपना जो फाइनल जो प्रोबेशन पीरियड पे गए हुए लोगों कंप्लीट हो गया था 2 साल की ट्रेनिंग समथिंग से, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अभी सिविल सोसाइटी सबसे बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रही है हमारे लिए, मतलब इंडियन सिस्टम के लिए। तो राइटर यहाँ पर बोल रहे हैं कि सिविल सोसाइटी बेशक रोड पर आकर प्रोटेस्ट करती है,
पर एक डेमोक्रेसी है ना, उसको सर्वाइवल अगर करना है, उसको अगर कंटिन्यू करना है, तो सिविल सोसाइटी का तो बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी चीज़ ढंग से नहीं होगी और रूलर्स हैं वो एब्सोल्यूट हो जाएंगे, और एब्सोल्यूट रूलर चाहे फिर मोनार्क हो चाहे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, वो गलत है। वो चीज़ें फिर वहाँ पर उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, सीधी सी बात है जी। पार्लियामेंट अगर ढंग से काम कर लेती तो क्या सिविल सोसाइटी को इस तरीके से रोड पे आने की नौबत होती क्या? तो ये चीज़ यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जब थोड़ी सी वीक पड़ती है तो सिविल सोसाइटी वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे फिर वो प्रेशर ग्रुप हो, चाहे फिर वो कोई भी किसान मोर्चा हो या कोई भी ग्रुप हो। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि सबकी ध्यान रखते हुए, सबका ध्यान रखते हुए आप कानून बनाओ और कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन हो। तो ऐसे में पॉलिसी मेकर्स या फिर जो भी पुलिस पर्सन्स हैं वो हो सकता है सिविल सोसाइटी को थ्रेट समझे, बट बिना सिविल सोसाइटी के एक डेमोक्रेसी का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, चाहे इंटरनेशनली कितनी भी डेमोक्रेसीज की बात कर लो। ठीक है, तो ये है पूरा मुद्दा। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है राइटर के द्वारा, जो हमने समरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। एक यहाँ पर है न्यू मेन्यू वाला आर्टिकल, इसमें यही बताया जा रहा है, देखो मेन तो कि सब्जियां जितनी सस्ती इस टाइम पे होती हैं वो सब्जियां इस टाइम पे सस्ती नहीं चल रही है। इसके पीछे वजह क्या है कि खरीफ सीजन के टाइम पे जो रेनफॉल की जो एक आप कह सकते हो ना इरेटिक बिहेवियर देखने को मिला, रेनफॉल टाइम पे नहीं हुआ था, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा राइटर दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। एक तो इन्फ्लेशन का, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती चली जाती है, तो आरबीआई के पास में अकोमोडेटिव स्टांस जो कंटिन्यू कर रखा है आरबीआई ने, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करके और फिर बाद में इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, वो नहीं हो पा रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? मॉनसून का इरेटिक बिहेवियर और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का राइज होना, दोनों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो डिवास्टेशन का सामना कर रहा है। और अभी रिसेंट आपको पता ही है आंध्र प्रदेश में किस तरीके से फ्लड्स आई है, लगातार बर्बादी रही है, कर्नाटका तमिलनाडु में बर्बादी रही है, क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो पहला कारण तो महंगाई हो गया, और दूसरा कारण ये हो गया कि जी क्लाइमेट चेंज अपने आप में अब रियलिटी बन गया है, और इसकी वजह से जो एक सीजन का पैटर्न था वो बिगड़ रहा है हमारे यहाँ पर। रेनफॉल जब होनी चाहिए तब तो हो नहीं रही है, तब तो सूखा पड़ रहा है, और जब हो रही है तो वहाँ पर फिर फ्लड्स आ रही हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? एक तो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, राइस और वीट, इसके अलावा भी जो दूसरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जैसे वेजिटेबल हो गई या फिर ऑयल सीड हो गई या पल्सेज हो गई, इनको ग्रो कराने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि अगर सब्जियां या फिर जो भी हमारा फूड आइटम है वो अगर पेरिशेबल है, ख़राब हो सकता है, तो उसको प्रोसेस करके लंबे समय तक टिकाया जा सके, है ना। जैसे कि पोटैटो, आलू की चिप्स बना करके, ऑनियन का पेस्ट बना करके और टोमेटो की प्योरी बना करके और स्टोर करके, और फिर बाद में लॉन्ग टर्म तक हम यूज़ कर सकें। ठीक है, इस तरीके से फूड प्रोसेसिंग को हम यूज़ कर सकते हैं इस महंगाई और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी था हमने डिटेल में जानने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आर्टिकल्स का एसोसिएशन आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि हाँ भाई किसके साथ में क्या इसका कनेक्शन रहने वाला है हमारे जीएस पेपर के टॉपिक्स के साथ में। ओके, थैंक यू।